हेलो, गुड मॉर्निंग। हम शुरू कर रहे हैं केमिस्ट्री में +2 का फर्स्ट चैप्टर है सॉलिड स्टेट। इंटरेस्टिंग चैप्टर है, फील होने वाला चैप्टर है। ठीक है। और बहुत सिंपल सिंपल सी चीज़ें हैं जो हमारे चारों तरफ हैं सॉलिड, उनमें कैसे कैसे चेंजेस आते हैं। माइक्रोस्कोपिक व्यू है उसका। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक व्यू। तो स्टार्ट करता हूँ। ए सॉलिड इज डिफाइंड एज दैट फॉर्म ऑफ मैटर विच possesses रिजिडिटी। क्या लिखा हुआ है यहाँ? रिजिडिटी। रिजिडिटी लिखा हुआ है। रिजिडिटी पजेस करते हैं, रिजिड होते हैं। एंड हैंस पजेसेस अ डेफिनिट शेप एंड अ डेफिनिट वॉल्यूम। और रिजिडिटी की वजह से उनका जो शेप होता है वो डेफिनिट होता है और जो वॉल्यूम होता है वो डेफिनिट होता है। ठीक है। ये क्या चीज़ हुई? डेफिनिट शेप और डेफिनिट वॉल्यूम का मीनिंग ये हुआ कि अगर कोई भी चीज़ सॉलिड है तो टाइम के चेंज करने पर वो अपने शेप को चेंज नहीं करेगी। जैसे मान लो आपके हाथ में जो पेन है, आप उसको अभी देखो, आफ्टरनून में देखो, इवनिंग में देखो, एक साल बाद देखो, ना तो उसके साइज़ में कोई चेंज आएगा और ना ही उसके शेप में कोई चेंज आएगा। क्यों? क्योंकि वो सॉलिड है। ठीक है बेटा। तो ये तो हो गई आपकी डेफिनेशन। क्लियर? नेक्स्ट चीज़ है आपकी जो, वो ये है कि कुछ ही सब्सटेंस क्यों ऐसे जो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। इसके पीछे तो कोई ना कोई लॉजिक होगा। क्या लॉजिक हो सकता है वो, उसके बारे में डिस्कस करेंगे अब हम। तो जो फर्स्ट पॉइंट है आपका वो ये है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। क्या है बेटा? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। मॉलिक्यूल के बीच का जो फोर्स होता है वो डिसाइड करता है कि चीज़ें जो हैं सॉलिड में एग्जिस्ट करेंगी या नहीं करेंगी। ठीक है। इंटरमॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाला फोर्स इंटरमॉलिक्यूलर। इंटर मतलब बीच में, मॉलिक्यूलर मतलब मॉलिक्यूल के, और फोर्सेस तो आप समझते हो। अगर ये फोर्स स्ट्रांग है, ठीक है, जैसे एक मॉलिक्यूल ये रहा, दूसरा मॉलिक्यूल ये रहा, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है वो पावरफुल है। ठीक। तो जो चीज़ें हैं वो दूर नहीं जा पाएंगी, सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगी, नज़दीक रहेंगी। सेकंड जो इसका पॉइंट हुआ है थर्मल एनर्जी। अगर कोई भी सॉलिड, कोई भी सब्सटेंस सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसके पास जो एनर्जी लेवल होगा, उसके मॉलिक्यूल के पास जो एनर्जी लेवल होगा वो लो होना चाहिए। समझ में आ रही बात? अगर उसके पास थर्मल एनर्जी, हीट की वजह से जो एनर्जी है वो लो नहीं हुई तो क्या होगा? ये मॉलिक्यूल जो हैं ये विद इन द सिस्टम रह नहीं पाएंगे। इनके पास एनर्जी होगी और ये सिस्टम को छोड़ के बाहर चले जाएंगे। तो जब अपनी सीट छोड़ देंगे ये, तो फिर क्या सॉलिड रह जाएगा वहाँ? गैप आ जाएगा ना, गैप आ जाएगा। तो थर्मल एनर्जी लो होती है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हाई होता है। तो वो सारे सब्सटेंस जिनके पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हाई हो और थर्मल एनर्जी कैसी हो? लो हो, किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं? अगर ये दोनों बातें किसी भी सब्सटेंस में हैं तो आप मान के चलें वो किस में एग्जिस्ट करेगा? वो सॉलिड के अंदर एग्जिस्ट करेगा। गॉट द आइडिया? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हाई होना चाहिए, थर्मल एनर्जी, हीट की वजह से जो एनर्जी है वो लो होनी चाहिए। ठीक है। अब बेटा जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड स्टेट क्या हैं? मतलब कोई भी सॉलिड है तो वो कौन से कैरेक्टर शो करेगा, ये अब हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो जो पहला पॉइंट है आपका वो कहता है द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का मतलब जिससे मिल करके वो सॉलिड बना है। आर वेरी क्लोजली पैक्ड, वो एक दूसरे से काफ़ी नज़दीक पैक होते हैं। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ आपको, ये आपका कोई सॉलिड है, ठीक है, इसके अंदर अगर ये जो इसके पार्टिकल हैं क्लोजली पैक्ड हैं, आपस में गैप ज़्यादा छोड़ नहीं रहे हैं, कोई ज़्यादा गैप नहीं है इनके बीच में, बहुत कम गैप है, नॉर्मल गैप है बिल्कुल। देख रहे हो आप? तो फिर आप क्या कहोगे इसको? ये देखिए गैप, देखिए आप, गैप काफ़ी कम है। ये गैप्स जो हैं ये काफ़ी कम है गैप से। तो हम क्या कहेंगे इसको कि
इनके बीच की डिस्टेंस जो है, मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल जो डिस्टेंस है वो काफ़ी लो है। इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस आर वेरी स्मॉल। अगर सॉलिड है तो क्लोजली पैक होगा, पहली बात। और इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस मतलब मॉलिक्यूल के बीच की जो डिस्टेंस है वो कैसी होगी, वेरी स्मॉल होगी। गॉट द आइडिया। सेकेंड, द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑक्यूपाई फिक्स्ड पोजीशंस। पोजीशन उसकी फिक्स्ड है, जैसे क्लास के अंदर सीट फिक्स होती हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हर पीरियड में आप सीटें चेंज करते रहते हो, उनका कॉन्फ़िगरेशन बदलते रहते हो, ठीक है। तो जो पार्टिकल हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं, उनकी पोजीशन बिल्कुल फिक्स है, ठीक है। और वो ऑसिलेट करते हैं अबाउट देयर मीन पोजीशन, ठीक है। ये क्या चीज़ है ये बताता हूँ। इसका मीनिंग ये है, जैसे ये पार्टिकल है, मान लो इस वाले पार्टिकल को ले रहा हूँ, तो अगर ये मूव करेगा तो बस हल्का सा इस तरह से, जैसे पॉइंटर आपका हिल रहा है अपनी मीन पोजीशन पर। मीन पोजीशन ये है आपकी मीन पोजीशन, इसी के अबाउट ये ऐसे ऐसे थोड़ा बहुत हिल सकता है, वाइब्रेट कर सकता है, और इसके साथ कुछ भी नहीं होगा, इस तरह से वाइब्रेट करेगा ये। समझ में आ गया बेटा। इसका मीनिंग ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो फिक्स पोजीशन पर होते हैं, उनकी पोजीशन चेंज नहीं होती, जहाँ एक बार बैठ गए, एडजस्ट होगा, और अपनी मीन पोजीशन के अबाउट ये ऑसिलेट ऐसे ऐसे करते रहेंगे। अगला पॉइंट है, दे पजेज रिजिडिटी। अगली कैरेक्टरिस्टिक है, अगर ये सॉलिड है तो इनके अंदर रिजिडिटी होगी। ये हिंदी में अगर कहें तो कठोर होंगे, ठीक है, जल्दी से दबेंगे नहीं। अरे दबेंगे तो तब जब इनके बीच में कहीं गैप होगा। भाई मान लो ये कोई सॉलिड है और इसके ये मॉलिक्यूल्स हैं, इस तरह से ये इसके मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, तो जब बीच का गैप बहुत कम होगा, इनके बीच में गैप देखो आप, कि गैप देखो, ये देखो गैप ना के बराबर है। जब गैप है ही नहीं तो एडजस्ट कहाँ होंगे, समझ में आया कि नहीं आया, एडजस्ट ही नहीं हो पाएंगे। इसलिए ये क्या होते हैं, रिजिड होते हैं। दे हैव हाई डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है, विद इन द वॉल्यूम मटीरियल कितना है, विद इन द वॉल्यूम मटीरियल कितना, इनकी हाई डेंसिटी होती है। जैसे इसकी बात करता हूँ मैं, इस वाले केस की बात करता हूँ। अब इसमें अगर अच्छी तरह से सारे के सारे आइटम एडजस्ट हो जाएंगे, ठीक है, तो बहुत कम स्पेस इसके अंदर बचेगा। अगर मान लो मैंने इसके अंदर एक एग्जांपल, कॉमन एग्जांपल दे रहा हूँ, पत्थर भर दिए, स्टोन्स, ठीक है, तो पूरी तरह से पैक हो जाएगा। इसका वॉल्यूम चेंज नहीं होता। मान लो ये जो कंटेनर है इसका वॉल्यूम है 5 लीटर, ये जो कुछ भी है इसका वॉल्यूम कितना है, 5 लीटर है, और इसके अंदर मैंने स्टोन भर दिए, पत्थर भर दिए, ठीक है। तो इसकी डेंसिटी मतलब विद इन द वॉल्यूम मटेरियल काफ़ी मैंने भर दिया, स्टोन भर दिया ना, स्टोन का मास ज़्यादा होगा, तो विद इन द वॉल्यूम मैंने इसके अंदर काफ़ी मटेरियल फिल कर दिया। एक अगला केस देखता हूँ। अगला केस ये है कि मैंने इसके अंदर से सारे स्टोन बाहर कर दिए, अब इसके अंदर सिर्फ क्या है, एयर है। वॉल्यूम तो अब भी इसका 5 लीटर ही है, लेकिन अब इसके अंदर क्या है, एयर है। तो इस केस में इसको तौल के देखो और इस केस में इसको तौल के देखो, दोनों ही केस में आपको डिफरेंट वेट जो है दिखाई देगा। एक नंबर केस में वेट ज़्यादा आएगा क्योंकि मटेरियल ज़्यादा है, 2 नंबर केस में कम वेट आएगा क्योंकि मटेरियल अब कम है। तो इस केस में डेंसिटी कैसी होगी, हाई, और इस केस में डेंसिटी कैसी होगी, लो। वॉल्यूम चेंज नहीं किया लेकिन मटेरियल कम ज़्यादा हो गया। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट है बेटा, दे पजेजेज डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। बिल्कुल डेफिनेट शेप होगा, डेफिनेट वॉल्यूम होगा, क्योंकि अपनी जगह तो छोड़ते नहीं हैं। सॉलिड के पार्टिकल्स जो होते हैं वो अपनी जगह नहीं छोड़ते, और जब जगह नहीं छोड़ेंगे तो जो उनका शेप है उसमें कोई भी चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा। जैसे आपका पेन है, आप सुबह देखो, दोपहर देखो, शाम देखो, कभी भी देखो उसको, उसका शेप जैसा मॉर्निंग में था वैसा ही इवनिंग में है, उसमें चेंज नहीं आता है। जितनी जगह वो पेन सुबह घेर रहा था, कवर कर रहा था, ऑक्यूपाई कर रहा था, उतनी ही स्पेस जो है वो इवनिंग में भी ऑक्यूपाई करेगा। इसका मतलब है अपने आप में कि वो उसका वॉल्यूम फिक्स है। नेक्स्ट है, दे आर इनकम्प्रेसिबल। भाई कॉम्प्रेस तो कोई चीज़ तब होगी ना, दबेगी तो तब ना जब बीच में कहीं जगह होगी। मान लो जिस कमरे में आप बैठे हो उसमें मैक्सिमम 50 बच्चे आ सकते हैं,
अब बाहर से 3 बच्चे और आ गए, वो कह रहे हैं जी अंदर आ जाने दो, तो अंदर तो तब आने दोगे ना जब अंदर कुछ जगह होगी। नहीं समझे? क्योंकि कमरा पूरी तरह से पैक हो चुका है, अब उसको आप और कॉम्प्रेस नहीं कर सकते हो, अब कॉम्प्रेस नहीं हो सकता वो। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है कि जो सॉलिड होते हैं वो इनकम्प्रेसिबल होते हैं, आसानी से दबते नहीं हैं, क्योंकि उनके कॉन्स्टिट्यूएंट के बीच में जो गैप होता है वो ना के बराबर होता है। ठीक है, उनके बीच में गैप नहीं होता, तो दबते नहीं हैं आसानी से, इनकम्प्रेसिबल है। गॉट द आइडिया? क्लासिफिकेशन इनटू क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस सॉलिड। दो तरह के टाइप यहाँ बता रहा है, एक तो आपको दे रहा है ये क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरा दे रहा है एमॉर्फस सॉलिड्स। पहला देखते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड का मतलब क्रिस्टल से बना हुआ सॉलिड। क्रिस्टल का मतलब दाने, जैसे चीनी का दाना होता है, मिश्री का दाना होता है, नमक के दाने होते हैं, ये क्रिस्टल फॉर्म है। एमॉर्फस क्या होता है, अभी जब आगे डिटेल में पढ़ेंगे तो और अच्छा समझ में आएगा। क्रिस्टल में और एमॉर्फस में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है। पहले क्रिस्टलाइन सॉलिड देखते हैं। ऑल सॉलिड एलिमेंट्स, मेटल हो या नॉन मेटल हो, एंड कंपाउंड एग्जिस्ट इन दिस फॉर्म, इस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। एमॉर्फस सॉलिड के एग्जांपल आप देखें, रबर हो गया, ठीक है, ग्लास हो गया, पिच हो गई, पिच तार, पिच तार देख रहे हो आप, ये इसी के लिए दिखाया गया है फोटोग्राफ, पिच तार है ये। क्या चीज़ है ये? पिच तार, रोड बन रहा है ना इससे, पिच तार है ये। और फ्यूज्ड सिलिका आपको ये दिखाई गई है, फ्यूज्ड सिलिका, ठीक है, फ्यूज्ड सिलिका पाउडर दिखाया गया है इसमें। नेक्स्ट है प्लास्टिक, ये भी आपके जो है अमॉर्फस में आते हैं। और पॉलीमर्स ऑफ हाई मॉलिक्यूलर मास, ये भी जो है आपके अमॉर्फस सॉलिड के अंदर ही एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, अब केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से माइक्रोस्कोपी का हम देखेंगे कि भाई केमिस्ट्री क्या कहती है, कौन सी चीज़ क्रिस्टल होनी चाहिए और कौन सी एमॉर्फस होनी चाहिए, तो वो उसका डायग्राम नीचे दिया गया है, उसको देख लेते हैं। ये देखो, ये देखो, ये देख रहा हो, ये क्रिस्टलाइन टाइप है और ये एमॉर्फस है। ज़रा गौर से देखो, एक डेफिनेट यूनिट है ये, डेफिनेट यूनिट दिख रही है, ये डेफिनेट यूनिट्स हैं, शेप साइज सब कुछ फिक्स है इसका, ये इस तरह से। शेप साइज तो खैर उसमें भी फिक्स होता है, लेकिन इसके जो मॉलिक्यूल हैं उनके जुड़ने का जो मेथड है वो एक डेफिनेट पैटर्न है। ठीक है, रिंग अगर आप काउंट करें कितने की रिंग बन रही, जरा देखें जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह से गिने इनको। इस रिंग के अंदर, रिंग को बनाने में कितने आइटम या मॉलिक्यूल शामिल हो रहे हैं। और ज़रा इसमें चेक करें, इस वाले केस में ये वाला तो ज़्यादा आइटम से या मॉलिक्यूल से मिलकर के बन रहा है, ये हिस्सा कम से बन रहा है, तो डेफिनेट नहीं है। ठीक है, ये डेफिनेट नहीं है, तो ये एमॉर्फस में चलेगा। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है बी वाला, ये एमॉर्फस का केस है और ये आपका क्रिस्टलाइन केस है। क्वार्ट्ज क्या होता है, क्वार्ट्ज देख लें आप, ये क्वार्ट्ज है, ठीक है, ये क्वार्ट्ज से बने हुए बर्तन है। क्वार्ट्ज ग्लास इसमें यूज़ होता है भाई, ये क्वार्ट्ज ग्लास है। ठीक, 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ क्वार्ट्ज एंड क्वार्ट्ज ग्लास, ये मैंने आपको दिखाया है। ठीक है, अब बेटा डिफरेंस क्या होता है इनमें, पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन ए क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एन एमॉर्फस सॉलिड। तो पहला है अरेंजमेंट ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, जिस चीज़ से मिल करके वो सॉलिड बना है उसके पार्टिकल का अरेंजमेंट क्या है। ठीक है बेटा, उसके पार्टिकल का अरेंजमेंट क्या है, ये हमें देखना होगा। ठीक है, तो पहला है लॉन्ग रेंज ऑर्डर और शॉर्ट रेंज ऑर्डर। जुड़ने का तरीका क्या है, कितनी दूर तक जुड़ते चले जाते हैं। ठीक है,
तो लॉन्ग रेंज ऑर्डर का मतलब हुआ आपका किस तरह से पार्टिकल जुड़ रहे हैं, ये जुड़ा, इस तरह से लगातार जुड़ते चलेगा, काफ़ी दूर तक ये इस तरह से लॉन्ग रेंज में जुड़ते चले जाएंगे, ऐसे गैप नहीं मिलेगा आपको। शॉर्ट रेंज ऑर्डर में अगर हम बात करेंगे यही चीज़ स्मॉल हो जाएगी। ब्रेक आ गया, इस तरह की चीज़ है शॉर्ट रेंज ऑर्डर। ठीक है बेटा, लॉन्ग रेंज ऑर्डर और शॉर्ट रेंज ऑर्डर। अच्छा, अब दिमाग यहाँ पर ये कहेगा कि शॉर्ट रेंज ऑर्डर और लॉन्ग रेंज ऑर्डर मिलता किसके अंदर है, तो मैं बता देता हूँ कि ये मिलता है क्रिस्टलाइन सॉलिड में। ये क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर मिलता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड। और ये चीज़ मिलती है एमॉर्फस के अंदर। एमॉर्फस, एमॉर्फस का एग्जांपल आते ही आपके दिमाग में आना चाहिए रबर वगैरह, रबर है, ग्लास है, ये सारे एमॉर्फस के अंदर आते हैं। ठीक है बेटा, पिक्चर अगर क्लियर नहीं आएगी दिमाग में तो समझ नहीं आएगा। अच्छा, क्रिस्टलाइन सॉलिड का नाम आता ही नमक, चीनी, समझ रहा हो मेरे को, जो हम देख सकते हैं, मैं वो एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, तो उसके दाने होते हैं, क्रिस्टल होते हैं, मिश्री के दाने जैसे, तो वो क्रिस्टलाइन सॉलिड हो गए, ऐसे पिक्चर देखनी चाहिए। तो लॉन्ग रेंज ऑर्डर तो मिलता है क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर, और जो आपका एमॉर्फस होता है उसमें शॉर्ट रेंज ऑर्डर मिलता है। समझ गए बेटा? A solid is said to be crystalline if its various constituent particle, इसका मतलब है कि जिससे मिलकर के वो बन रहा है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मतलब जिससे मिलकर के वो सॉलिड बन रहा है। अब वो हो सकता है आयन से मिलके बन रहा हो, या वो एटम से मिलके बन रहा हो, या वो फिर मॉलिक्यूल से मिलके बन रहा हो। आर अरेंज्ड इन ए डेफिनेट ज्योमेट्रिक पैटर्न, एक खास पैटर्न में वो जुड़ते हैं, इन 3 डायमेंशनल स्पेस, 3D में, जैसे हमारी बॉडी है 3 डायमेंशनल है। So that there is a short range as well as long range order of the constituent particles. On the other hand, a solid is said to be amorphous if there is no regular arrangement. कोई रेगुलर अरेंजमेंट नहीं, जैसे कि क्लास में सीट ना हो, आपकी क्लास जो है उसके अंदर सीट ना हो, तो कोई बच्चा किसी भी गैप में जा कर के बैठ जाएगा, कोई रेगुलर अरेंजमेंट नहीं। लेकिन अगर सीटें हैं तो बच्चा कहाँ बैठेगा, अपनी सीट्स पे ही जाके बैठेगा, एक रेगुलर अरेंजमेंट है। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो रेगुलर अरेंजमेंट और इरेगुलर अरेंजमेंट का मीनिंग मैंने आपको बता दिया, क्लास के रेस्पेक्ट में समझ लो आप। क्लास में सीट नहीं है तो बच्चे तो बैठेंगे, कोई कहीं बैठ जाएगा, जहाँ गैप दिखेगा वहाँ बैठ जाएगा। इरेगुलर हो गया, रेगुलर में आपको सीट मिलेंगी ऑफ पार्टिकल्स, और एट द मोस्ट देयर इज ओनली शॉर्ट रेंज ऑर्डर ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। ये आपका जो है एग्जाम्पल क्रिस्टलाइन का है, और ये वाला एग्जाम्पल एमॉर्फस का है। ये पाउडर टाइप की चीज़ है, ठीक है, पाउडर। तो दोनों एग्जांपल मैंने आपको ये दे दिए। ये देखिए क्रिस्टलाइन सॉलिड में, देख रहे हो आप, ये डेफिनेट ऑर्डर है, ये अरेंजमेंट बहुत प्रॉपर है। एमॉर्फस में देखो, कोई एटम कहीं है, कोई एटम कहीं है, कोई ऑर्डर नहीं है, कैसे एडजस्ट किया किसी से पूछो तो नहीं बता पाएंगे, सब अपने मन से जहाँ मन में आया वहीं जुड़ गए जा करके। लेकिन क्रिस्टलाइन के अंदर ऐसा नहीं है, क्रिस्टलाइन में इनका आपस में जुड़ने का मेथड बिल्कुल प्रॉपर है। गॉट द आइडिया और नॉट? सिंपल सी बात समझ में आ गई, ये चीज़ है बेटा। अच्छा, अब आ जाइए आप मेल्टिंग पॉइंट पे। मेल्टिंग पॉइंट का मीनिंग होता है वो टेम्परेचर जिस पर कोई चीज़ सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए। क्या हो जाए? सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो जाए? लिक्विड में। ठीक है, इसमें बॉन्ड कैसी होती है? स्ट्रॉन्ग। एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, उनके बीच की बॉन्ड कैसी होंगी? स्ट्रॉन्ग। और इसके अंदर कैसी होती हैं? वीक है। तो जब मेल्ट होता है तो वो स्ट्रॉन्ग से कहाँ जाता है? वीक बॉन्डिंग की तरफ जाता है, अपनी जगह छोड़ने की कोशिश करेगा। तो मेल्टिंग पॉइंट्स, द क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस पजेसेस शार्प मेल्टिंग पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट, शार्प मेल्टिंग पॉइंट। ये शार्प वर्ड क्या है इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे कि मान लो आयरन है, आयरन का मेल्टिंग पॉइंट है मान लो 1500 डिग्री सेल्सियस, आपने कर दिया 1499 डिग्री सेल्सियस, मेल्ट नहीं करेगा जब तक ये 1500 पे नहीं पहुंचेगा, मेल्ट नहीं करेगा। इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट कैसा है? शार्प है।
क्लियर हो गया? इसका मेल्टिंग पॉइंट कैसा है? शार्प है। तो एग्जैक्ट वैल्यू पर ही जा कर के वो उसके बॉन्ड टूटेंगे और वो मेल्ट करेगा। समझ में आया कि नहीं आया? अगर मेल्टिंग पॉइंट शार्प ना हो उसको कैसे समझेंगे? जैसे आप मान लो रबर ले आए, ठीक है बेटा, या प्लास्टिक ले आए, ये कैंडल है आपकी, ये मान लो कैंडल है, और इस पर आपने प्लास्टिक जो है रख दी इस तरह से, ये जो है प्लास्टिक है। समझ आ गया? अगर ये प्लास्टिक है और आपने टेम्परेचर किया, मान लो अभी 20 डिग्री सेल्सियस था, 20 से आप इसको 130 डिग्री सेल्सियस तक ले गए, धीरे धीरे मान लो आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो होगा क्या? ये प्लास्टिक धीरे 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 मेल्ट करेगी। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि 130 पर आकर के ही मेल्ट करेगी। जो बीच में टेम्परेचर है 20 से 130 के जो टेम्परेचर है, ये हर एक टेम्परेचर पर अपने बॉन्ड को तोड़ रही होगी। ये तो 20 से ही स्टार्ट हो जाएगी टूटना, कोई ना कोई बॉन्ड इसकी ब्रेक होना शुरू हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि 130 पर जा करके इसके बॉन्ड ब्रेक होना शुरू होंगे। तो शार्प मेल्टिंग पॉइंट इसका नहीं है बेटा, ठीक है? ये तो हर एक टेम्परेचर पर इसके बॉन्ड ब्रेक हो रहे होंगे। एमॉर्फस में ऐसा होता है, ठीक है? एमॉर्फस में शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं आते, क्रिस्टलाइन के अंदर आते हैं, ठीक? अच्छा बेटा, एमॉर्फस के अंदर जो है लिख रहा है सब्सटेंसेस मेल्ट ग्रेजुअली ओवर ए टेम्परेचर रेंज। ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे, ठीक है? टेम्परेचर रेंज मैंने भी आपको बताया 20 से लेकर के 130, तो एक रेंज है, मिनिमम 20 है और मैक्सिमम 130 है। तो उसके बीच के हर एक टेम्परेचर पर वो मेल्ट कर रहा होगा, ठीक है? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैव डेफिनिट हीट्स ऑफ फ्यूजन। हीट्स ऑफ फ्यूजन, फ्यूजन मतलब आपस में मिक्स कर जाना, चीज़ों का आपस में मिक्स कर जाना, ठीक है? तो जब वो मिक्स करेंगे तो एक डेफिनिट हीट रिलीज होगी। लेकिन एमॉर्फस के अंदर ऐसा नहीं होता है। एमॉर्फस में आपको डेफिनिट हीट ऑफ फ्यूज़न नहीं मिलेगा। मतलब जब फ्यूज़ होगी एमॉर्फस सॉलिड, तो आपको जो डेफिनिट एनर्जी है वो नहीं मिलेगी। हो सकता है कम मिले या ज़्यादा मिले, लेकिन अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड है तो वहाँ पर आपको डेफिनिट हीट ऑफ फ्यूज़न दिखाई देगा। नेक्स्ट है बेटा आइसोट्रोपी एंड एन आइसोट्रोपी। एमॉर्फस सब्सटेंस के केस में क्या होता है? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ये नया टर्म होगा शायद आपके लिए, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। कुछ मटेरियल की कंडक्टिविटी हाई होती है और कुछ मटेरियल की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी लो होती है, ठीक है बेटा? इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी का मतलब अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास करने देने की कैपेबिलिटी। जैसे मैं लकड़ी का टुकड़ा ले आऊँ, मान लो वुडन ब्लॉक, ठीक है? मैं ये ले आया, वुडन ब्लॉक ले आया, ये वुडन ब्लॉक है, वुडन ब्लॉक। इसकी कंडक्टिविटी के बारे में क्या कहोगे? कम होगी, इसके अंदर से करंट पास नहीं कर सकता। इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कैसी हो गई? लो हो गई, लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। लेकिन अगर इसी की जगह आप ये ले आए, मान लो एक सिल्वर है, ये मेटल है, इसके अंदर से खूब इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, तो इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हाई होगी। इसकी लो और इसकी कैसी है? हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। नेक्स्ट है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये बेटा एक टेक्निकल टर्म है, अभी तो फिलहाल छोड़ देता हूँ ये। लाइट का जब हम चैप्टर पढ़ेंगे वहाँ पर मैं इसको डिटेल में समझा दूँगा। फिलहाल अभी ये समझ लो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मीडियम का होता है, जैसे पानी का है, एयर का है, ग्लास का है। हर एक मटेरियल का अपना पर्टिकुलर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, और इससे हमें ये पता चलता है कि इस लाइट, आने वाली लाइट को ये किस डायरेक्शन में जाने देगा, उसकी स्पीड को कम रखेगा या ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है? लाइट की जो स्पीड है उसको भी कम ज़्यादा ये कर सकता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, मटेरियल टू मटेरियल बदल जाती है, ठीक है? हर एक मटेरियल की अपनी अलग होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। थर्मल एक्सपेंशन, थर्मल मतलब हीट, एक्सपेंशन मतलब फैल जाना। अब जैसे लकड़ी का टुकड़ा है, उसका थर्मल एक्सपेंशन लो होगा, आप गर्म करो उसको, जब आप उसको गर्म करोगे तो इतना फैलेगा नहीं, एक्सपेंड नहीं करेगा। लेकिन उसी जगह अगर आपने सिल्वर ले लिया या आयरन ले लिया या कॉपर ले ली, तो वो तो खूब अच्छी तरह से एक्सपेंड करेगा। तो हर एक मटेरियल का अपना इंडिविजुअल खुद का अलग से थर्मल एक्सपेंशन होता है, वो उसकी अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी होती है। और जैसे क्लास है, मान लो लेक्चर तो वही चल रहा है,
अब इसी का अगर मैं टेस्ट लूँ तो एक बच्चा जो है पूरे के पूरे मार्क्स ले रहा है और एक बच्चा 30% स्कोर कर रहा है। तो ये तो पर्सनल आपके कैरेक्टर पर डिपेंड करता है, आपके इंटेलिजेंस पे डिपेंड करता है, आपके अंदर जो क्वालिटीज़ हैं उस पर डिपेंड करता है। तो थर्मल एक्सपेंशन जो है, गर्म करने पर जो फैलने वाली बात है वो मटेरियल टू मटेरियल वेरी करती है। ठीक है, तो अब मैं आइसोट्रोपी एनआइसोट्रोपी पे आ जाता हूँ। तो अगर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, थर्मल एक्सपेंशन, ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और थर्मल एक्सपेंशन अगर आइडेंटिकल है हर एक डायरेक्शन में, तो गैस हो, लिक्विड हो, कोई भी चीज़ हो, उसके अंदर अगर ये चीज़ें आपकी फिक्स हैं, एक जैसी हैं, आइडेंटिकल हैं, क्या लिखा हुआ है, आइडेंटिकल, एक जैसी हैं। जैसे ये सॉलिड है, मान लो इसके अंदर मैं इस तरफ से मूव करना शुरू करूँ, यूँ जाऊँ, यूँ मूव करना शुरू करूँ, यूँ जाऊँ, कहीं भी चला जाऊँ, ऐसे मूव करूँ, तो ये तीन चीज़ें चेंज ना करें। ऐसा ना हो कि अलग अलग डायरेक्शन में इनकी वैल्यूज़ भी अलग अलग आ रही हैं, ये नहीं होना चाहिए, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो हम क्या कहेंगे, वो आइसोट्रोपिक सॉलिड है वो। ठीक है बेटा, तो एन आइसोट्रोपिक क्या हो गया, जिसके अंदर ये चेंजेस आना शुरू हो जाए, आइडेंटिकल ना रहे, ये चीज़ ना रहे, तो हम उसको क्या बोलेंगे, एन आइसोट्रोपिक है। तो ये तो मटेरियल पे डिपेंड करता है, इस पे डिपेंड करेगा, ये 100% आपका मटेरियल पे डिपेंड करेगा कि ये तीन प्रॉपर्टीज़ जो है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और थर्मल एक्सपेंशन, आइडेंटिकल हैं या फिर आइडेंटिकल नहीं। एनआइसोट्रोपिक, आइसोट्रोपिक, इसमें बेटा डेफिनेशन पूछ लेता है, आइसोट्रोपिक की डेफिनेशन बताओ। ठीक है, तो आपको ये तीन बातें लिखनी पड़ेंगी वहाँ, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, थर्मल एक्सपेंशन। इफ़ आर आइडेंटिकल इन ऑल डायरेक्शंस देन इट इज़ आइसोट्रोपिक, वेदर इट इज़ गैस और लिक्विड। ठीक है, और अगर ये तीनों चीज़ें बदल रही हैं तो हम उसको क्या बोल देंगे, एन आइसोट्रोपिक है। ठीक है बेटा, रिवीजन से ज़्यादा आएगा, अपने पॉइंट्स जो है नोट करते रहो और कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। ये देखो बेटा, क्रिस्टलाइन सॉलिड अंडरगोज अ क्लीन क्लीवेज। अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड है तो बिल्कुल क्लियर कटता है। जैसे ये एग्जांपल देखो, ये एग्जांपल देख रहा, जैसे यहाँ नाइफ से इसने इसको कट किया तो बिल्कुल क्लियर कट गया, ये कट रहा है बिल्कुल क्लियर। लेकिन अगर यही काम इसने एमॉर्फस के अंदर किया होता, ये पोर्शन इसने कट किया है यहाँ से, तो ये पोर्शन आप ज़रा चेक करो, क्लीन क्लीवेज नहीं है। जैसे रबर है, रबर को आप चाकू से, नाइफ से कट करने की कोशिश करो, आपको आइडिया लग जाएगा, आपको आइडिया लग जाएगा, क्लियर नहीं कट होगा वो बिल्कुल भी क्लियर कट नहीं होगा। हाँ, लेकिन क्रिस्टलाइन सॉलिड अगर है, जैसे मान लो नमक, साल्ट है, जैसे आपका टेबल साल्ट जो हम खाते हैं, पिसा हुआ नहीं, पिसा हुआ तो हमने उसको पीसा है, बिना पिसा, जिसको हम खड़ा नमक भी बोलते हैं। ठीक है, वो ले आओ आप और उसको तोड़ो या किसी चीज़ से काटो, तो आपको बिल्कुल क्लियर फेस दिखाई देगी उसकी। करके देख लो, ये तो एग्जाम्पल सबसे अच्छा है इसका, आप इसको करके देख लो। ठीक है बेटा, नेक्स्ट, only crystalline solids are the true solids, whereas amorphous solids are considered to be highly supercooled liquid of a very high viscosity। क्रिस्टलाइन सॉलिड को ही हम ट्रू सॉलिड कह रहे हैं और बाकी बची हुई चीज़ें हम कह रहे हैं कि ये हाईली जो है सुपर कूल लिक्विड है, बहुत ज़्यादा हमने ठंडा कर दिया लिक्विड को तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। अब जैसे पानी है, आप पानी ले लो फ्रीज़र में धर दो, क्या होगा, अरे बर्फ़ बन जाएगी। बर्फ़ क्या है, आइस है, सुपर कूल कर रखा, खूब कूल कर रखा, उसको सॉलिड में कन्वर्ट हो गई। लेकिन क्या वो इनएक्चुअल सॉलिड है, वो तो टेम्परेचर डिपेंडिंग चीज़ है। ठीक है, इसी तरह से जो है आपका ट्रू सॉलिड तो हम क्रिस्टलाइन सॉलिड को कहते हैं, लेकिन जो एमॉर्फस सॉलिड होते हैं वो सुपर कूल्ड लिक्विड की तरह से ही है। रबर देखो आप, रबर कहाँ से निकाला जाता है, रबर प्लांट से निकाला जाता है। पेड़ है, पेड़ को काट दिया, जैसे पेड़ है आपका, रबर का पेड़ आता है ये, ठीक है, यहाँ कट कर देते हैं, इस तरह से कट कर दिया,
और यहाँ बर्तन लगा दिया, इसी पे जो है ये धीरे धीरे ड्रॉप 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 इसके अंदर इकट्ठी होती रहती है, लिक्विड होता है रबर, समझ गए। तो होता क्या भाई, देखो बेटा, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं वो ट्रू सॉलिड होते हैं, जबकि दूसरे सॉलिड कैसे होते हैं आपके, एमॉर्फस सॉलिड, वो सुपर कूल्ड लिक्विड है, समझ गए। जैसे पानी है, पानी को आपने खूब ठंडा कर लिया फ्रीज के अंदर, फ्रीजर में डाल करके, तो होगा क्या, वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, उसकी बर्फ़ बन जाएगी, आइस बन जाएगी। लेकिन क्या वो एक्चुअल में सॉलिड है, वो एक्चुअल में सॉलिड नहीं है, वो एक्चुअल में सॉलिड नहीं है। अच्छा, आपका जैसे अमॉर्फस सॉलिड है, रबर का केस ले लो। जैसे मैंने मान लो एक ट्री बना रखा है, रबर प्लांट है, इसमें एक कट लगा दिया, ये कट लगा दिया, तो इसके अंदर से रबर धीरे 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 ड्रॉप वाइज इस तरह से ड्रॉप ड्रॉप आती रहेंगी, इसके अंदर इकट्ठी हो जाएंगी, समझ गए। इसको आप कूल कर लो, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, समझ गए कि नहीं। तो जो एमॉर्फस सॉलिड है वो सुपर कूल्ड लिक्विड है, उनको खूब ठंडा कर दो तो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं।